वेलकम बैक टू TDS प्रैक्टिकल कोर्स जिसका तीसरा दिन आज स्टार्ट हो गया है। अब आज हम देखने वाले हैं TDS ऑन सैलरी सेक्शन 192 उसका कैलकुलेशन देखेंगे और फिर उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द TDS ऑन सैलरी। जिसको सबसे ज़्यादा डर लगता है लाइक कॉरपोरेट में अगर आप हो ना तो आपको सबसे ज़्यादा डर लगता हो ना तो ये सेक्शन की वजह से जो आपकी मंथली मेहनत की और हार्ड वर्क की जो कमाई है ना उसमें से बहुत सारा पोर्शन ये सेक्शन ले जाता है। तो पहले हम समझ लेंगे कि सेक्शन में होता क्या है, लाइक ये कंसेप्ट क्या है पूरा सेक्शन का, और फिर उसके बाद उसका कैलकुलेशन समझ लेंगे। एंड देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इस सेक्शन के बारे में जो इंटरव्यू में पूछी जा सकती है वो हम देख लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 192B ऑफ द इनकम टैक्स, जिसके अंदर हमें बोला गया है कि अगर आप अपने एम्प्लॉई को, एक एम्प्लॉयर कौन होता है जो सैलरी देता है, ओके, और जो सैलरी लेने वाला एम्प्लॉई होता है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉई को सैलरी दे रहे हो और वो सैलरी चाहे 1 रुपया भी हो, यानी उसकी अमाउंट मैटर नहीं करती है, अगर वो अमाउंट जितनी भी आप दे रहे हो वो टैक्सेबल है। टैक्सेबल किस में है? एज पर स्लैब रेट। तो आपको जैसे स्लैब रेट के बारे में पता होगा कि जो हमारी ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम है, जो हर बार बजट आता है तो वहाँ पे ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम होता है इनकम टैक्स का, इंडिविजुअल के लिए और सबके लिए होता है जनरली। तो वो जहाँ वहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि इस बंदे का यानी अगर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक इनकम है तो इसका कितने % टैक्स लगेगा। उसके अंदर जितनी भी इनकम आ रही है ना उसके हिसाब से इस पर्सन की टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होती है। तो जो पर्सन को हम सैलरी दे रहे हैं ना, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को सैलरी दे रहा है ना, तो उसको स्लैब रेट के हिसाब से देखने का होता है कि वो कितना टैक्स बन रहा है। ओके, यानी सपोज कि उसकी 10 लाख की सैलरी है, अगर 10 लाख की सैलरी है तो आप 10 लाख की सैलरी दे रहे हो, वो बंदा ओल्ड रिजिम में आता है तो उसका सपोज के उसका टैक्स बन रहा है 10,000 रुपये। बट सारे यहाँ पे मैं डिडक्शन को नहीं गिन रहा हूँ कि उसने कोई डिडक्शन नहीं लिया हुआ है, HRA का डिडक्शन नहीं लिया हुआ है, ATD का डिडक्शन नहीं लिया हुआ है, फिर इंश्योरेंस का कोई भी डिडक्शन उसने नहीं लिया हुआ है। उसके बाद उसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 बन रही है। तो अब उस पर्सन की जो टैक्स लायबिलिटी बन रही 10,000 रुपये, यानी वो हमें पता कैसे चलेगा कि इसका 10 लाख रुपये फ्यूचर में कमाने वाला है। अब यानी आप सोचो कि आपने कंपनी ज्वाइन करी है कल को और उसमें आपका पैकेज है 15 लाख रुपये, और आप 15 लाख का पैकेज है और आपको बोला जाता है जब आपकी मंथ एंड होता है तब आपकी सैलरी आती है 80,000 90,000 रुपये। तो आप पूछते हो HR को कि ये कैसे हुआ, वो बोलेगा कि आपका हमने ना TDS डिडक्ट करा है। तो TDS आप बोलोगे मैंने तो यानी बताया नहीं, आपने कैसे डिडक्ट कर लिया? कि सर उसमें ऐसा होता है कि हमें ना आपकी पूरे साल की सैलरी को काउंट करते हैं आपकी इनकम के लिए। आप पूरा साल वहाँ पे काम करोगे नहीं करोगे वो मैटर नहीं करता, आपकी पूरी सैलरी काउंट होती है कि आपने वहाँ पे यानी जब ज्वाइन हुए तब आपका पैकेज कितना है, उसमें अगर आपको कोई डिडक्शन यानी आपने अगर कहीं पे पॉलिसी ली हुई है तो वो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट है, अगर आपने कहीं वो कोई इंश्योरेंस पे करा हुआ तो उसका है, कोई खर्चे किए हुए तो खर्चे के डॉक्यूमेंट, वो सब कुछ आपको सबमिट करवाने के होते हैं एज अ प्रूफ। यानी आपको प्रूफ सबमिट करवाने के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जो कंपनी में होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी वहाँ पे जो डिपार्टमेंट है जो टैक्स का काम देखती है वो टैक्स आइडेंटिफाई करता है। और फिर उसके बाद आपको बोला जाता है कि आपका है ना पूरे साल का TDS 3 लाख रुपये बन रहा है, 3 लाख रुपये की इनकम टैक्स की लायबिलिटी आएगी। तो 3 लाख को डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं और उसके बेस पे आपके हर मंथली आपकी सैलरी में से अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं। तो कंपनी के लिए लायबिलिटी है, आपके लिए वो असेट है, बट आपके लिए असेट कब है? जब आप वो पूरे साल खत्म हो जाएगा और जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे ना तब जाके आप उसको अवेल कर सकते हो फ्रॉम द डिपार्टमेंट। लाइक आप बोल सकते हो कि मैंने 3 लाख रुपये कटवाए बट मेरी तो इतनी लायबिलिटी नहीं हो रही थी, मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करा हुआ है, यहाँ पे खर्चा किया हुआ है, तो उसके बाद मेरी लायबिलिटी इतनी बन ही नहीं रही है, तो 3 लाख रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और जो आपकी कंपनी 3 लाख रुपये जो उन्होंने काटे हैं पूरे साल के थ्रू और वो उन्होंने जमा करवा दिया गवर्नमेंट को, तो कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, कंपनी ने गवर्नमेंट को जमा करवा दिए क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी थी। तो इस तरीके से पूरा TDS का सिस्टम वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि TDS लाइक यानी TDS ऑन सैलरी ये बहुत क्रुशियल टॉपिक है, यानी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि वहाँ पे वो जनरली क्या पूछते हैं पता है आपको? वो वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि आपका जो सपोज कि आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो और आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो आपके साथ डील करने वाले लोग कौन होंगे? सेल्स वाला पर्सन होगा,
मार्केटिंग वाला पर्सन होगा, एचआर वाला पर्सन होगा, या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है, आईटी वाला पर्सन हो सकता है, एडमिन वाला पर्सन हो सकता है, उसको इनकम टैक्स का इतना नॉलेज नहीं है। आपको उसको समझाना है, कन्विंस करना है कि सर ये देखिए इस तरीके से रूल है। आप उसको समझाने बैठोगे कि स्लैब रेट एज पर दिस, वो नहीं चलेगा। आपको उसको कन्विंस करना है कि आपको जो भी पैसा कट रहा है ना वो बाद में मिल जाएगा। मैंने अपने लाइफ में जब मैं पेरोल करता था तब मैंने देखा था कुछ लोग ऐसे थे कि वो बोल रहे थे कि सर अभी मत काटो, हम जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे ना तब काट लेना। तब आप उसको क्या आंसर दोगे? तो उसको आपको समझाना है कि लाइक वो, आप ऐसा गुस्सा मत हो जाना उनके लिए कि नहीं यार ये तू पहले देख के आके यानी टीडीएस किस तरह काम करता है। वो उसका काम नहीं है, वो हमारा काम है उनको समझाना कि सर टीडीएस है ना वो साल का ही कैलकुलेट होता है और आपको वापस मिल जाएगा अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होती है। जो सीनियर पोजीशन पे जो लोग होते हैं ना जिनका पैकेज 15 लाख 20 लाख, उनको ऑलरेडी पता ही होता है। बट क्या होता है कई बार सेल्स में है ना लोगों का सेल पैकेज हाई हो जाता है जल्दी, तो वो लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता है, तो आपको उनको बताना है। तो इंटरव्यू में वो पूछा जाता है ज़्यादातर कि आपको इस सिनारियो में किस तरह हैंडल करोगे। वो उनको पता है कि आप यानी वो उनके पास जनरली सॉफ्टवेयर आते हैं, इवन टेली है या फिर आप कोई भी दूसरा ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो या एक्सेल कैलकुलेशन के थ्रू भी आप निकाल सकते हो कि टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है। वहाँ पे एक चीज़, दो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, कि आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को किस तरह कन्विंस करना है कि उसका टीडीएस कटा है, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, तो वो उसको समझाना है। और वो जो डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं वो आपको अच्छे से समझाना है। और कई बार फिर आपके ऊपर आएगा कि आपने तो ये नहीं बोला था, मुझे तो थोड़ी पता होगा। तो आपको अच्छे से उसको समझाना है कि सर ये डॉक्यूमेंट आप जमा करवाओगे ना तो आपको है ना इतना डिडक्शन मिलेगा, उससे आपका टीडीएस कम होगा और उससे आपकी सैलरी ज़्यादा आएगी। इस तरीके से उस पर्सन को समझाना है और जो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं उसको वेरीफाई भी करना है। तो ये जॉब पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको जॉब में और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा 192B के रिलेटेड टीडीएस ऑन सैलरी। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ जिसे पान रिक्वायरमेंट है, जो टॉपिक है मैंडेटरी, अदरवाइज टीडीएस अंडर सेक्शन 206A है। तो अगर सामने वाला पर्सन आपका एम्प्लॉई, जनरली हर किसी के पास पान कार्ड होता है, बट अगर पान कार्ड नहीं है तो अंडर सेक्शन 206AA के अंदर उसका 20% टीडीएस कटेगा ब्रोस, उसका 20% टीडीएस कटेगा, यानी विदाउट स्लैब रेट सीधा टीडीएस 20%। ओके, उसकी जितनी भी इनकम है उस पर आपने जितनी भी इनकम गिनी उसकी, तो वो एक चीज़ उसको बतानी है क्या सर आपके पास पान कार्ड है कि नहीं है। वो थोड़ा कन्विंस करना है, जनरली सबके पास होता ही है बट इन केस कुछ हो सकता है अभी। तो फिर उसके अलावा डिक्लेरेशन रिक्वायर होता है, यानी आप अगर कोई वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं कि उनकी मम्मी का उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है, आप भावनाओं में मत बह जाना, आपको चेक करना है ये सही है या गलत है। एचआरए का जो है तो वो रिसिप्ट सही है या गलत है, जो पर्सन रेंट ले रहा है उसका नंबर है, पान कार्ड नंबर ने सब कुछ होना चाहिए। वो सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट जो प्रूफ होता है ना वो सब कुछ हमें चेक करने का होता है। तो हमें सब कैसा होता है कि जब आप वहाँ पे जाओगे, कंपनी ज्वाइन करोगे या इंटरव्यू में, तो आपको जस्ट कॉमन सेंस यूज़ करना है कि मुझे कोई इनवॉइस आता है या फिर मुझे कोई रिसिप्ट डॉक्यूमेंट आता है तो मैं क्या जनरली चेक करूँगा। तो एक रेंट रिसिप्ट में क्या होता है, वहाँ पर आपको सब कुछ चेक करने का होता है कि भाई जो पर्सन है उसका पान कार्ड नंबर होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए और कितना पूरे साल का इनवॉइस बन रहा है, और पूरे साल का कितना रेंट बन रहा है वो होना चाहिए। और एग्रीमेंट भी इनकेस अगर आप मांग सकते हो तो मांग लेना, सेफर साइड। कभी डिपार्टमेंट कभी भी क्वेरी आएगी तो आपको देना पड़ता है। वो सारे ये सारे डिक्लेरेशन होते हैं ना, वो हमें जनरली, अभी तो सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिंग एचआर और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है पेरोल के जहाँ पे वो एम्प्लॉय खुद अपने सॉफ्टवेयर अपने अपलोड कर सकता है डॉक्यूमेंट, हमें सिर्फ वेरीफाई करने का होता है वहाँ पे जाके, जैसे जिंग एचआर है, जोहो एचआर है उसमें। बट हमें वो सब पता होना चाहिए किस तरीके से करना है। अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, मिस्टर राज जो है उनकी सैलरी है 7,20,000 रुपये, उनका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपये है। और उन्होंने जो पीटी है, मैं यहाँ पे गुजरात का एग्जांपल ले रहा हूँ, गुजरात में 200 पीटी है पर मंथ प्रोफेशनल टैक्स, तो 2400 का जो पीटी का डिडक्शन मिल जाता है। और उन्होंने अंडर सेक्शन 80C, शायद ये पॉलिसी के रिलेटेड होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी के रिलेटेड, उसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और उनकी अब टैक्सेबल सैलरी हम देखते हैं कि टैक्सेबल सैलरी क्या होती है। टैक्सेबल सैलरी क्या होती है कि जिसके ऊपर टैक्स लग सकता है,
जिसके ऊपर आप टैक्स लगाना स्टार्ट कर सकते हो। जो आपका स्लैब बनता है ना, उसमें वो टैक्सेबल सैलरी लेने की होती है, ना कि लाइक उसका 10 लाख का पैकेज है तो आप 10 लाख को उस स्लैब में रख दोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। बट अगर उसने कहीं पे उसका जैसे सैलरी के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, फिर प्रोफेशनल टैक्स है, पीटी है तो 2400 है, वो सारा डिडक्शन उसको उनको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन का और पीटी का प्रूफ नहीं चाहिए हमें, वो इनकम टैक्स की तरफ से पहले से अवेलेबल है, एज पर इनकम टैक्स ही है वो। हमें चाहिए प्रूफ इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C का, उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है, और उसका पेमेंट किया हुआ है वो सारी चीज़ें मिस्टर राज के पास होनी चाहिए, और उन्होंने हमको सबमिट करवाई होनी चाहिए, और हमने उनको वेरीफाई करने के बाद ही हम इस अमाउंट का डिडक्शन उनको देंगे। अब हमने उनका जो उनकी टैक्सेबल सैलरी है ना, वो 5,67,600 है। अब वो अमाउंट को हम अपने स्लैब रेट में रख देंगे। जो हमारा ओल्ड रिजिम, ये मिस्टर राज है ना, वो ओल्ड रिजिम प्रीफर कर रहे हैं, तो हम उनका टैक्स कैलकुलेट ओल्ड रिजिम के थ्रू कर रहे हैं। तो ओल्ड रिजिम में क्या है कि अप टू 2.5 LP है, जो अमाउंट है ना, जो टैक्स है ना, वो ज़ीरो है। फिर उसके बाद 2.5 से लेके 5 तक है ना 5%, और 5 से लेके जो 567 है जो उनका मैक्सिमम अमाउंट है, और यहाँ से 5 से लेके 10 तक है। बट हमारे पास कितनी अमाउंट है, 5 लाख से लेके 5.67, तो 20% है, और वो है 13,520। अब हम उनका टोटल टैक्स कितना बन रहा है, 2620, और उसमें अगर हम 4% सेस ऐड कर देते हैं तो वो कितना है, 4% सेस 1,040, और फाइनल TDS ऑफ द ईयर यानी पूरे साल का उनका जो टैक्स लायबिलिटी है ना सैलरी के ऊपर, वो 27,000 है। आप सोचो, एक बंदा 7,20,000 रुपये कमा रहा है, उसमें से उसको 27,000 तो सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स देने का है उसकी सैलरी में से, वो GST पे कर रहा है वो अलग। ओके, तो इस तरीके से TDS है, इसके लोग ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं TDS के रिलेटेड। आप समझ सकते हो कि अब कैसी सिचुएशन होगी। ये तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये 7 लाख का पैकेज गिन रहा हूँ। आप MNC और IT, जो हमारा एक मोटो है CA का, कि हमारे जो स्टूडेंट है वो MNC और IT कंपनी में जॉब करे, तो वो आप अगर MNC और IT कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे तो पैकेज 10 लाख 15 लाख होते हैं, जनरली पैकेज इतने होते हैं। तो वहाँ पे लोगों का जो टैक्स कटता है वहाँ से स्टार्ट होते हैं, किसी का 20 लाख होगा, किसी का 30 लाख होगा, तो वो सोचो आप वो लोग कितने परेशान होते होंगे। तो आपको उनको अच्छे से हैंडल करना है। अल्टीमेटली ये पूरा कोर्स का पर्पज़ ही वही है कि आपको टैक्स का और नॉलेज हो, और आपको पता चले कि आपके जहाँ पे काम करना है, जहाँ पे आपका अगर इंटरव्यू हो रहा है तो वहाँ पे इंटरव्यू को किस तरह समझाना है इस टैक्स सेक्शन के बारे में, और आप जॉब में हो तो आप अपने जो लोगों के साथ डील कर रहे हो इंटर डिपार्टमेंट, उनको किस तरह समझाना है। तो अब हमारा जो मंथली TDS है ना, वो 225 है, यानी हम हर मंथ जब उनको सैलरी पे करेंगे ना, अगर मैं 7,20,000 को डिवाइड बाई 12 करूँ ना, तो वो 60,000 आ रहा है। तो उसमें 60,000 में से हम हर बार 2,000 रुपये काट लेंगे, और उसके बाद वो पे करेंगे। ओके, इसमें से PT भी कटेगा, PF भी कटेगा। ओके, वो सारी चीज़ें भी होगी। यहाँ पे PF का भी हमने डिडक्शन नहीं लिया, वरना PF का भी डिडक्शन मिल जाता। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, जो इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है कि अगर आप किसी का TDS काट रहे हो ना, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है। तो आपको जनरल एंट्री ये है कि सोचो आप TDS कंपनी काट रही है, उसका एम्प्लॉयर TDS काट रहा है, तो उसके लिए वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, और हम उसको सैलरी पे कर रहे हैं। ओके, तो TDS काटने के बाद हम उसको सैलरी पे कर देंगे। तो और हमारे लिए सैलरी एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस है, तो डेबिट होगा। तो सैलरी एक्सपेंस 60,000, उसका सैलरी एक्सपेंस कितना है 60,000, और टू TDS कितना है 2255, यानी उसका TDS हमने इतना काट लिया। अब उसको देने का कितना बच रहा है, यानी उस एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में कितना जाएगा 57,745। और ये जो TDS पेएबल है ना, उसको हम किस तरह नॉक ऑफ करेंगे कि हम इसका पेमेंट गवर्नमेंट को उनको कर देंगे, गवर्नमेंट को कर देंगे। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे TDS क्रेडिट है ना, तो अब अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो बैंक क्रेडिट होगी, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 225 से, और जो TDS यहाँ पे क्रेडिट है ना वो डेबिट हो जाएगा, यानी TDS पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री आपको पता होनी चाहिए कि TDS की लायबिलिटी कब नॉक ऑफ होगी, और ये कब हम पेमेंट करेंगे, अगले महीने की नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख के पहले। तो इस तरीके से TDS वर्क करता है। और अब वो फिर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उसको जो अमाउंट हमने 225 डिडक्ट किया वो काट लेंगे। अब हम कुछ इंटरव्यू इनसाइड देख लेते हैं, इंटरव्यू के रिलेटेड क्या चीज़ें वो देख लेते हैं।
तो अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ ना, तो इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि टीडीएस होता है ना वो पेमेंट बेसिस पे होता है ना कि अक्रूवल पे होता है। ये 7,20,000 जो अमाउंट थी ना, उसमें कैसा हो सकता था कि उनके साथ हमने कुछ इंसेंटिव भी यूज़ लाइक हमने इंसेंटिव दिया हुआ है, तो इंसेंटिव पे हम नहीं काट सकते कि भाई उनको इंसेंटिव हर महीने 10,000 मिलेगा बेस्ड ऑन द उनका लाइक यानी कितना परफॉर्मेंस होता है, तो उस पर आप टीडीएस नहीं काट सकते हो। एक्चुअली आप पेमेंट कितना कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉई को कितना लायबल हो पेमेंट करने के लिए अंडर सेक्शन सैलरी के लिए। ओके, तो वो अक्रूवल बेसिस पे नहीं है, पेमेंट बेसिस पे है। और इवन परक्यूजेट लाइक रेंट, फ्री अकोमोडेशन, कार, सब कुछ इंक्लूड होगा उसमें। आप कोई भी किसी भी तरह का लाइक आप है ना, सैलरी चैप्टर है सीए में और बीकॉम में आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो जो उसका सैलरी के कंपोजिट में क्या है पता है कि सैलरी का मतलब ऐसा नहीं कि सैलरी उसको आप रेंट के लिए पैसा दे रहे हो, एचआरए जिसे बोलते हैं, आप उसको कार दे रहे हो, जो हाई लेवल एग्जीक्यूटिव लेवल के एम्प्लॉय होते हैं ना उनको कार दी जाती है, तो वो सब कवर होगा उसमें सैलरी के अंदर जब हम सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे। तो TDS अंडर 192B कैन बी जीरो इफ सैलरी इज बिलो एग्जम्पशन लिमिट। उसकी सैलरी है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, बट उसका क्या कहते हैं वो सब डिडक्शन के बाद उसकी अमाउंट आ रही है 2 लाख, टैक्सेबल सैलरी 2 लाख आ रही है, तो एग्जम्पशन लिमिट के अंदर ही आ जाएगा। तो वो चीज़ें भी होती है, तो उसके बाद यानी वो ज़ीरो हो जाता है। यानी कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी का पैकेज 10 लाख है बट उसका TDS ज़ीरो बन रहा है। कैसे कि वो बंदे को पता है कि मुझे किस तरीके से इसको ज़ीरो करना है, वो इन्वेस्टमेंट कर देता है, इंश्योरेंस खरीद लेता है और लाइक पीएफ में पैसा ज़्यादा डाल देता है, इस तरीके से वो अपना TDS ज़ीरो कर देता है। तो ये एक चीज़ है। यहाँ पे हमारा सेक्शन 192 भी कंप्लीट होता है। और हम देखेंगे दूसरा सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हमने जितना भी कवर किया वो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हम मिलते हैं डे 4 पे।